नमस्कार। स्वागत। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल फॉर paid online consultation and paid online classes. You can WhatsApp me on 9226810630. As everybody knows that Dr. Deshpande is MD in Ayurvedic Medicine, I Chikitsa and MD in Ayurvedic Physiology, that is Priyashari। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने एक सीरीज चालू कर दी है कि जिसका नाम है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, अध्याय 1 से लेकर 15 तक डॉक्टर देशपांडे चर्चा करते जाएंगे हिंदी भाषा में। ठीक है, तो आज हम अगला चैप्टर लेने वाले हैं। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की चर्चा हिंदी भाषा में षष्ठम अध्याय अन्न स्वरूप विज्ञान, जिसमें हम जो खान पान करते हैं। तो पहला हो गया बेवरेजेस के बारे में, पंचम अध्याय, फिफ्थ चैप्टर। नाउ दिस इज द सिक्स्थ चैप्टर रिगार्डिंग द सॉलिड फूड स्टफ, जो घन पदार्थ होते हैं उसके बारे में अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं। पहले तो उन्होंने वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन। तो समस्त अन्न पदार्थों को वाग्भट ने 7 वर्गों में विभाजित किया है। जैसे कि उसका नाम है शुक धान्य, शिंबी धान्य, पक्वान्न वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, औषध वर्ग और फल वर्ग। इसमें देखिए, शुक धान्य का मतलब होता है ग्रेन्स, वे धान्य जिसमें शुक काटा होता है और पकते समय जो बाल में लगते हैं। इसमें चावल आ जाते हैं, गेहूं आ जाते हैं और जौ इत्यादि पदार्थ उसमें समाविष्ट होते हैं। चावल जो है ना, शाली, जिसको हम राइस कहते हैं, वो निर्दोष है, पचने में बहुत ही हल्का है और विपाक और रस में मधुर है। उसका अनुरस कषाय है, मल को बांधने वाला, और मल की मात्रा वो कम करता है। चावल या शाली या राइस, दिस इज द बेस्ट फूड दैट एवरी पर्सन एवरी डे कैन टेक, एक्सेप्ट डायबिटीज। डायबिटीज को लोगों को थोड़ा जो चावल है खाने समय थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि उसका थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स तुलनात्मक तरीके से ज्यादा होता है। कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, चावल खा सकते हैं डायबिटीज के लोग भी, कम मात्रा में खाना चाहिए। और दूसरा, पकाते समय उसको पहले भून लेना चाहिए। राइस शुड बी फ्राइड बिफोर इट पुट्स इन द कुकर फॉर द स्टीमिंग पर्पस। ओके, तो उसको थोड़ा भून लेने से वो और ज्यादा हल्का हो जाता है, क्योंकि बेसिकली चावल जो है वो कफकर है। फिलहाल एक बहुत पथ्यकर धान्य है, मूत्रल है, उससे मूत्र मात्रा जो है, यूरिन आउटपुट वो बढ़ जाएगा। और कूलिंग इफेक्ट है उसका। जिसको भी एसिडिटी जैसी शिकायत है, पित्त के विकार है, उन्होंने चावल थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ शाली, उसकी जो जाति है वो रक्तशाली होता है और यवक को निंदित माना गया है। आगे चलते हैं, जौ के बात करते हैं। जौ जो है वो बिल्कुल रुक्ष गुणात्मक है, वात को बढ़ाएगा, वातकारक है, मधुर रस है, मूत्र मतलब कम कर देगा क्योंकि रुक्षता है, मेद को भी कम कर देगा। तो जिसको ओबेसिटी की शिकायत है, मेदो रोग है, उन्होंने जौ खाना चाहिए। कफ पित्त को भी वो नष्ट करता है। इसका फायदा ज्यादातर पीनस व्याधि में, जिसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं, उन लोगों ने जौ का ज्यादा सेवन करना चाहिए। श्वास का, जिसमें ज्यादा कफ निकलता है, क्योंकि ये रुक्ष गुणात्मक होने के कारण पूरे के पूरे जो सिक्रीशंस है वो क्लेद है उसका निस्सारण कर देगा, क्लेद नाशक कार्य हो जाएगा। फिलहाल इससे मल बढ़ता है और निस्सारक भी है, निकल जाता है मल। उसके आगे है जो व्हीट, हमारा जो स्टेपल फूड है, गेहूं, ये वृक्ष है, एफ्रोडिसियक है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, शीतल गुणात्मक है। गुरु मतलब उससे यस्य ब्रूहणे कर्मणि शक्ति से गुरु, जिससे वजन बढ़ेगा, ऐसे गेहूं है। स्निग्ध है, अंगचस है, पूरे शरीर को लुब्रिकेट कर देगा, जीवनदायक है, वात और पित्त नाशक है, मतलब हमारी जो डिजेनरेटिव प्रोसेस है वो कम कर देगा। संधान कर है, मतलब अस्थि जब ब्रेक हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये संधान करने वाला ये द्रव्य है। स्थिरता कारक है, शरीर को स्टेबिलिटी देगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा शरीर बनाए रखने का काम, धातु बनाए रखने का काम गेहूं चावल जैसे पदार्थ कहते हैं। मधुर है और वातानुलोमक भी है। सर्वश्रेष्ठ गेहूं वाग्भट के काल में जो बताया गया था वो नंदीमुख था, वो पतला और लंबा होता है। अभी आगे चलते हैं, शुक्र धान्य के बाद शिंबी धान्य का मतलब होता है पल्सेस। वे धान्य समाविष्ट हैं जो फल कलियों से निकलते हैं। इनमें मुख्यतः दालें आती हैं, जैसे कि मोंठ, चना और मटर। सामान्य तरह से ये शिंबी धान्य कषाय मधुर रसात्मक है, उसका वीर्य शीत है और विपाक कटु है। तो विपाक कटु होने के कारण थोड़ा सा मलमूत्र में दिक्कत आ सकती है। ये लघु है, फिलहाल विबंध कर है,
मतलब कॉन्स्टिपेशन उससे ज्यादा खाने से हो सकता है। मेद, कफ, इन रोगों में यह पथ्यकारक है। और रक्त पित्त, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी ये सेवन करना, मतलब इस ज्यादातर ग्रीन ग्राम जो बोलते हैं, मूंग की दाल सबसे बेहतरीन है। मूंग की दाल, ग्रीन ग्राम इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द पित्ता, टू कंट्रोल द एसिडिटी। आलेप प्रदेह जो, और मसूर की दाल वगैरह जो होती है ना, वो बाह्यता, पेस्ट लगाने के लिए फायदेमंद होता है। सर्वश्रेष्ठ शिंपी धान्य में मूंग है, और सबसे हीन शिंपी धान्य है माश या उड़द। उसका कारण यह है कि वैसे तो वो बेकार की चीज नहीं है, फिलहाल वो मतलब पचन करने में हमारे शरीर को बहुत अग्नि स्ट्रांग होना चाहिए। जिसको अग्निमांद्य है उसके लिए ये उड़द या माश बिल्कुल गलत चीज है। फिर जिसको वजन बढ़ाना है और जिसका अग्नि अच्छा है, उन्होंने ये माश या उड़द का सेवन करने से कोई भी नुकसान नहीं है। ज्यादातर नवीन धान्य, या आयुर्वेद ने कहा है कि अभिसंधि होता है। अभिसंधि का मतलब होता है जो शरीर में लेने के बाद शरीर में स्त्राव ज्यादा पैदा हो जाते हैं और स्त्रोतोरोध की शिकायत आ सकती है। तो जिन लोगों में इडिमा है, जिन लोगों में सूजन की शिकायत है, ओवर हाइड्रेशन हो गया है, उन्होंने ये अभिसंधि नया धान्य नहीं लेना चाहिए। पुराण धान्य लेने से वो लघु होता है और पचन होने में, हजम होने में बहुत आसान होता है। अभी आगे चलते हैं कृतान्न वर्ग। कृतान्न का मतलब उसमें कुछ प्रोसेसिंग हो गया है। पक्व अन्न वर्ग, इसमें मंड, पेया, विलेपी, यवागु, ओदन आदि शुक धान्य को पकाने से बने अन्न, युष शिंबी धान्य से बना हुआ मांस रस, वेशवार इत्यादि घटक ये कृतान्न वर्ग या पकवान्न वर्ग में आते हैं। ठीक है। ये जो यवागु युष्ट नाम की जो प्रोसेसिंग है, रेसिपी है, वो ज्यादातर पंचकर्म के बाद, जो हम संसर्जन क्रम कहते हैं, मतलब वमन कर दिया, विरेचन कर दिया, तो उसके बाद लगातार एक 6-7 दिन तक हमें कुछ परहेज रखने की जरूरत होती है। एक डाइटरी मैनेजमेंट होता है, उसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है यवागु और दूसरा होता है युष। तो यवागु जो है वो ज्यादातर चावल से बनाया जाता है। उसके यवागु के प्रकार 3 होते हैं, मंड, पेया और विलेपी यवागु है। और युष के 2 प्रकार होते हैं, कृत युष और अकृत युष। आगे चलते अभी देखिए मंड। हाँ, मंड का मतलब क्या हो गया? मंड का ये वातानुलोमक है, ये दीपन पाचन का काम करता है, स्त्रोतुस को मार्दवकृत करता है, स्वेदक है, डायफोरेट जैसे, तो बीमार जब हम पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है, तो ये मंड लेना बहुत अच्छा होता है। बचे हुए दोषों को निकाल देता है शरीर को, मतलब ये हम पंचकर्म करवा देते हैं तो जो उत्कृष्ट दोष है उत्कृष्ट करके हम दोषों को निकाल देते हैं। उसके बाद जो शेष बाकी के मामूली से दोष हमें अंदर रहते हैं, उनको निकाल देने के लिए मंडप या विलेपी काम करता है। इसको शिव, शिव एक संस्कृत शब्द है, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, आरोग्य के लिए फलदायी। ये मंड होता है, पचन में बहुत ही आसान है, ज्यादा पानी होता है और जो राइस होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। मैं या ये जो मंडप या विलेपी की जो है ना, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन फार्म मैन्युफैक्चरिंग ऐसा कुछ प्लेलिस्ट है, उसमें आप एक सब मेडिसिन कैसी बनानी है वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, बहुत बड़ा चैनल है आयुर्वेद एकेडमी। पेया है, दीपन पाचन करती है, एपेटाइजर है, भूख बढ़ाती है, खाना हजम करती है। मलानुलोमक है, हमें कभी भी टट्टी की शिकायत नहीं आएगी। भूख, प्यास ये कम करेगी, मतलब नॉर्मल करेगी। भूख बढ़ाएगी, प्यास भी जितना आवश्यक है उतना प्यास रखेगी। कुक्षी रोग या ज्वर में ये बहुत लाभकारी है। इसको पथ्या कहा जाता है, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल। परहेज में ये पेया जो है ना वो हम रिकमेंड करते हैं। हाँ, पेया ले सकते हैं, मंड ले सकते हैं। विलेपी, विलेपी ये थोड़ा थोड़ा सॉलिड हो जाता है, मंड बिल्कुल पतला हो जाता है, मतलब बहुत पानी होता है 90%। यहाँ पर देखिए पेया में ज्यादातर 50-60% पानी रहेगा और विलेपी में बहुत पानी कम होता है, फिर आप सॉफ्ट राइस बन जाता है ना। तो ये दीपन है, ग्राही है, मतलब लूज मोशंस होते हैं तो वो कम कर देगा। रुद्ध है, कार्डियक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, मन के लिए अच्छा है। तृष्णा नाशक है, थर्स्ट को कम कर देगा। ज्यादा प्यास लगती है तो उसमें आराम मिल जाएगा। व्रण रोगी, जिसको भी इन्फेक्टेड वुंड्स हो गए हैं, अक्षी रोगी, आय की शिकायत है, वबन इत्यादि कर्म से, पंचकर्म करने से शरीर शुद्ध हो जाने के बाद विलेपी ले सकते हैं। नित्य स्नेहपान में ये हितकारी है। ओदन से विलेपी, ओदन मतलब राइस, विलेपी से पेया, पेया से मंड, मंड सबसे लघु है, देखिए मंड सबसे लघु, वेरी वेरी इजी टू डाइजेस्ट, देन मॉडरेटली डाइजेस्टेड एंड दिस इज लिटिल बिट नॉट टू मच। ओके। मांस रस जो है ब्रूहण होता है नेचुरली, उसमें ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं, शरीर को वजन बढ़ाने में कामयाब होता है।
प्रीणन इंस्टेंट हमें माइंड को जरा उल्लसित करता है। वृक्ष है एफ्रोडिसियक, सेक्स पावर बढ़ जाएगी। चक्षुष नेत्र के लिए फायदेमंद और व्रणनाशक भी है। युष जो होता है, कृतयुष और अकृतयुष, ये वमना कर्म, वमन विरेचन बस्ती रक्त मोक्षण नस्य पंच कर्म के बाद जब शुद्धि हो जाती है तो उसमें हम दे सकते हैं युष। पहले यवागु देंगे, बाद में युष देंगे। व्रण रोगी, जो भी इंफेक्शन है बाहर के, मतलब जो भी वुंड्स है शरीर के बाहर हो या शरीर के अंदर हो। कंठ रोगी, थ्रोट प्रॉब्लम्स, फायरिंजाइटिस, लायरिंजाइटिस। अक्षी रोग, ये अक्षी का मतलब होता है आईज, हाँ, आई प्रॉब्लम्स। वेशवार, ये शब्द स्पेसिफिक है। वेशवार का मतलब होता है अस्थि रहित मांस को उबालकर उसमें हिंग, घी, जीरा आदि मिलाकर वेशवार बनाया जाता है। ये बल्य है, हमारी ताकत बढ़ाएगा, फिजिकल फिटनेस बढ़ाएगा, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, वजन बढ़ाएगा और पुष्टि देने वाला है। अभी हम चलते हैं मांस वर्ग की तरफ। इस वर्ग में 8 प्रकार की योनि के मांस आते हैं। 8 प्रकार कौन से हैं ये? विष्किर, प्रतुद, बिलेशेय, प्रसह, जलचर, मत्स्य, मृग और महामृग। ये 8 नाम विद्यार्थियों को याद रखने की जरूरत है। तो ये देखिए, एक एक करके देखेंगे। ये मृग, विष्किर और प्रतुद जो है वो जांगल देश में रहते हैं। मृग का मतलब होता है विचरण करते हुए, इधर उधर घूमते हुए वो खाना खाते हैं, तो पचन में उसका जो मांस है वो लघु, डाइजेस्ट, इजीली डाइजेस्टेबल है। विष्किर जो है वो पैरों से बिखेर कर खाते हैं। और प्रतुद का मतलब होता है चोंच से मारकर वो खाते हैं। तो इससे नाम का अर्थ अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। ये सब मृग, विष्किर और प्रतुद। जांगल देश का मतलब होता है जहां पर रेन, बारिश कम होती है। जंगल का मतलब है ज्यादा रुक्ष, डेजर्ट टाइप टाइप द लैंड रहती है। साधारण का मतलब है जहां ज्यादा बारिश नहीं और कम भी बारिश नहीं, मॉडरेट तरीका उसका बोलते हैं साधारण देश। बिलेशियी जो है ना, वो बिल में रहते हैं। जो प्रसह हैं वो झटपट खा लेते हैं। तो ये दोनों बिलेशिया और प्रसह साधारण देश में रहते हैं। और आगे चलकर ये जो महामृग हैं जो घास खाते हैं, जलचर हैं वो जो जल में रहते हैं, मत्स्य मतलब उसमें फिश या मछली आती आती है। तो ये सब प्राणी अनुप्रदेश, मतलब जहां पर ज्यादा फॉरेस्ट है, ज्यादा रेन हो रही है, वहां पर ये प्राणी आपको मिलेंगे। बकरी और भेड़ अनिश्चित योनि वाले हैं क्योंकि ये जांगल तथा अनुप दोनों देशों में रहते हैं। चटक का मांस जो होता है वो अतिशय शुक्रवर्धक है। ये रिसर्च का टॉपिक है। जिसको भी अजुस्पर्मिया, ओलिगोजुस्पर्मिया, हमारी जो शुक्राणु है, शुक्र काउंट कम है और इनफर्टिलिटी की शिकायत है, उनके लिए चटक का मांस खाने से फायदा हो जाएगा। प्रसह वर्ग का मांस पुरातन अर्श, क्रॉनिक पाइल्स, ग्रहणी रोग जिसको कोलाइटिस एंट्राइटिस बोल सकते हैं, और पथ्य, इसमें ये सब में ये प्रसह वर्ग का जो मांस है वो अच्छा रहता है। बकरे का मांस ये अदोषज है, मतलब किसी का दोष को, वात पित्त कफ को तकलीफ न होगी। बकरे का मांस तीनों दोषों के लिए, वात पित्त कफ के लिए त्रिदोष नाशक है, होम्योस्टेसिस। शाक वर्ग, आगे आगे का वर्ग है शाक वर्ग, वेजिटेबल्स। इस वर्ग में समस्त शाक का वर्णन किया है। ज्यादातर उसमें पहला जीवंती है। जीवंती जो वेजिटेबल है वो चक्षुष, वेरी गुड फॉर द आयटॉनिक, सर्वदोषग्नि, वात पित्त कफ को कम कर देगी। ये जीवंती सर्वश्रेष्ठ, द बेस्ट वेजिटेबल माना गया है। उसके बाद आता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पेज का इधर उधर चल रहा है, विदारी कंद। विदारी कंद हमारी सीतोपलादी चूर्ण में भी होता है। उसका जो ट्यूबर होता है वो जीवनदायक, बृहणी मतलब वजन बढ़ाने वाला, रसायन इम्यूनोमॉड्यूलेटर हमारी व्याधि क्षमता को बढ़ाने वाला, और वृक्ष का मतलब होता है सेक्स टॉनिक। कुष्मांड जो है, कुष्मांड हमेशा खाते हैं, ये बहुत व्हाइट गोल्ड जिसको बोलते हैं, ये वल्ली फलों में सर्वश्रेष्ठ है और ज्यादातर ये यूरिन प्रॉब्लम ठीक करता है, बस्ती शुद्धिकर है। मुंजातक अतिशय शुक्रवर्धक है। कैपला अतिशय कफनाशक है। अड़ुसा या अड़ुसा वमन, कास, रक्त पित्त इनको कम कर देता है। जहां भी हम थूक से खून निकलता है, जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस में खून ज्यादातर कफ स्पूटम के ज्यादा निकलता है, तो उसके लिए कैविटी जिम्मेदार होती है, और वो कम करना है तो हमें वासावलेह लेना पड़ेगा। वासावलेह ये अड़ुसा या अड़ुसा से बनाया जाता है, एडेटोडा वासी का उसका नाम है। सरसों ये बहुत उष्ण रहता है। सभी दोषों को कुपित करने के कारण हीनतम शाक माना गया है।
ज्यादातर सरसों का तेल वगैरह का इस्तेमाल हम उत्तर भारत प्रदेश में करते हैं, जहां ज्यादा ठंड होता है, या यूरोप में कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में कर सकते हैं। ज्यादा बहुत ही ठंड है उसमें कोई मतलब ये ज्यादा तकलीफ नहीं देगा सरसों का तेल। बाकी जहां उष्णता ज्यादा है, उन सब पेशेंट को या पित्त प्रकृति वाले को ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। जपीकंद ये दीपन कफगन है, अर्श रोग में पाइल्स में विशेष लाभकारी है। भूकंद कुकुरमुत्ता अति दोषल माना गया, मतलब वात पित्त कफ को बिगड़ा देगा। काल मूली दोषहर है, अव्यक्त रस और पचन होने में बहुत आसान है, लघु है। पकी मूली रेडिश जिसको बोलते हैं, रस विपाक में कटु है, दोषकर है और अभिसंधि भी है। सूखी मूली वात कफ नाशक है, कच्ची मूली दोषकारक है। सभी शाखों में देखिए पत्र जो है ना वो सबसे लघु है, उसके बाद पुष्प, उसके बाद फल, उसके बाद नाल और उसके बाद कंद। इस क्रम से गुरुता बढ़ जाएगी। गुरुता बढ़ जाएगी मतलब डाइजेशन में थोड़ी तकलीफ देगी, नंबर एक। फिलहाल जिसको डाइजेशन हो जाता है, हो सकता है, उनके लिए वजन बढ़ाने के लिए कंद का इस्तेमाल करना चाहिए, पत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसको वजन कम करना है उन लोगों ने यहाँ देखना चाहिए। यहाँ देखिए, अभी थोड़ा सा मैं जैसे पिछले बार किया था उसी तरह कुछ स्पॉटलाइट लेने की कोशिश करता हूँ ये इसके द्वारा। यहाँ हो सकता है तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट स्पॉटलाइट। ये देखिए यहाँ अभी आ गया, ये कर्सर देख रहे हैं ना आप मेरा, कर्सर के हिसाब से चलिए। कच्ची मूली, अभी ये पत्र पुष्प फल ये सब बातें हो गई, आगे चलते हैं फल वर्ग। ये देखिए आगे चलते, धीरे धीरे आगे चलते हैं फल वर्ग। फल वर्ग में द्राक्षा जो है, ग्रेप्स, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वो नेत्र के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है, टॉनिक है आइज के लिए। वृक्ष है सेक्स के लिए, सेक्स करने के लिए ये द्राक्षासव बिल्कुल अच्छा है। वात पित्त रक्त नाशक है और कोष्ठगत वायु को वो बढ़ाता है। मतलब इसमें थोड़ी सी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ज्यादा हो जाती है, तो कई कबार कई लोगों को रेसिन्स खाने से या ग्रेप्स खाने से भी लूज मोशन हो सकती है, क्योंकि वो आंत्र की गति थोड़ा बढ़ाता है। लकुच या बड़हल हीन तम फल है और त्रिदोष कारक है। भिलावा मज्जा अतिशय कफनाशक है, उससे कफ बिल्कुल कम हो जाएगा। जामुन जो है वो ग्राही है, इसी के लिए जामुन के जो बीज होते हैं, आप तो जानते हैं कि डायबिटीज मेलिटस में क्लेद जाता होता है, तो क्लेद कम करने के लिए जामुन का बीज काम करता है। फिलहाल ज्यादा लेने से अतिशय वातकारक है। कपित्थ जो है वो कंठघ्न है, जहां भी आपको शिकायत है कंठ की, मतलब उसमें ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा आपका आवाज जो है वो बिगड़ जाएगा। दोषल है, वात पित्त के लिए तकलीफ देने वाला है। फिलहाल विषनाशक है। जो भी इन्फेक्शन कभी बाई चांस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, तो उसमें आप कपित्थ ले सकते हैं खाने में। कच्चा बेल जो है ये दीपन है और वात कफ नाशन है। मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतरीन कच्चा बेल का फल होता है, क्योंकि हम बिलवा व लेह में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत होती है या जो एंट्राइटिस कोलाइटिस के प्रॉब्लम है, इसमें हम बिलवा व लेह का इस्तेमाल करते हैं। पका बेल जो है वो दुर्जर है और दोषल भी है, तो हम कभी ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। अनार जो है वो रुद्ध में सॉरी लाभकारी है। रुक्ष शाक वर्जित है शिवाय मूली के, कच्चे फल वर्जित है शिवाय बिल्व के। आगे चलते हैं, अभी अभी औषध वर्ग चल रहा है। इस वर्ग में लवण सॉल्ट, क्षार, हिंग, त्रिफला, त्रिफला हिरड़ा बेड़ा आवळकाठी, त्रिजातक चतुर्जात, त्रिकटु सुंठ मरीच पिप्पली, पंचकोल पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक शुंठी, षडूषण पंच पंच मूल का वर्णन है। अब इसमें जो लवण है वो विषंदी है, मतलब ज्यादा स्त्राव निर्माण करेगा। तो जिसको हाइपरटेंशन है, जिसकी इडिमा है, सूजन है, क्लेद ज्यादा बढ़ गया है, उन्होंने लवण का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। यह सूक्ष्म है, सृष्ट मल वातघ्न कफ पित्त कारक है, पित्त बढ़ सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है। सैंधव और सवर्चल ये जो है ज्यादा, अगर दो पूछे जाए तो। और सैंधव सवर्चल बीड़, जब हम तीन की बात करते हैं, त्रिलवण या दो लवण, तो सैंधव सवर्चल दीज आर द वेरी कॉमन। सैंधव सवर्चल बीड़ ये तीन लवण हो गए। क्षार कैसा होता है? क्षार जैसे ज्यादातर आप जानते हैं कि एक क्षार सूत्र नाम की एक ट्रीटमेंट आयुर्वेद में, फिस्चुला इन एनो भगंदर व्याधि के लिए, इसको हम बोलते हैं कि क्षार कर्म विदाउट नाइफ। ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। तो ज्यादातर क्षार जो होते हैं वो परम तीक्ष्ण उष्ण छेद्य, केमिकल कॉटरी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? केमिकल कॉटरी। अरुद्य इतना हितकारक नहीं होता है हार्ट के लिए। विदारण कटु लवण रस उसमें ज्यादा होता है, डीजनरेशन फास्ट हो जाएगा। केश शुक्र केस के लिए अच्छा नहीं है, ज्यादा क्षार लेना बिल्कुल गलत है। केस झड़ने लगेंगे, ग्रे कलर हो जाएगा उसका, हाँ जल्दी मतलब गिरना और जल्दी
क्या बोलते हैं ना, सफेदी आना, ये तक दिक्कत हो सकती है। शुक्र के लिए भी अच्छे नहीं है, क्योंकि उसके सीमेन का में प्रॉब्लम आ जाएगा। अजूस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया क्षार ज्यादा लेने से हो सकता है। ओज भी, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और नेत्र के लिए भी अपथ्य कारक है। यवक क्षार एक ठीक ठाक है, बाकी जो जो ज्यादातर क्षार है वो इस क्वालिटी के होते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि डीजनरेशन फास्ट कर देती है, एजिंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है। अभी देखिए हरड़, हाँ हिरड़ा जो है ना, वो वयस्थापनी कहा गया है। स्पेशली जिनको कफ प्रिडोमिनेंट प्रकृति है उन लोगों के लिए हिरड़ा अच्छा है। जिन लोगों की वात और पित्त प्रधान प्रकृति है उनके लिए आंवला रसायन है। सिर्फ कफ लोगों के लिए, मेदो रोगों के लिए, ओबेसिटी के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए हिरड़ा एक टॉनिक है। फिर जिसके डिजनरेशन एजिंग प्रोसेस ज्यादा हो रही है उनके लिए हिरड़ा नहीं लेना है, उनके लिए आंवला लेना है। ये वह स्थापनी का मतलब मेंटेनिंग योर एज, लुकिंग लाइक यंग। ये रस में कषाय रस प्रधान होता है। लवण को छोड़कर जो बाकी के रस है, मतलब मधुर है, अम्ल है, कटु है, तिक्त है, कषाय, ये सब रस इसमें मौजूद होते हैं। विपाक मधुर है और वीर्य उष्ण है। दोषनाशक कफ वातनाशक का ये काम करते हैं। अभी आंवला देखिए, आंवला अम्ल रस प्रधान, ये कषाय रस प्रधान है और ये अम्ल रस प्रधान है। इसमें भी लवण को छोड़कर शेष बाकी के मधुर है, अम्ल है, कटु, तिक्त, कषाय सब रस मौजूद है। पंचरस युक्त है हिरड़ा, पंचरस युक्त है आंवला। वीर्यम, ये देखिए हिरड़ा का वीर्य उष्ण है तो वात कफ के लिए है, और आंवला का वीर्य शीत है तो वो पित्त के लिए है। दोषनाशक, ये कफ पित्त नाशक है। त्रिफला, हिरड़ा बेड़ा आंवला का संयोग जिसको हम त्रिफला कहते हैं, ये बेस्ट लैक्सेटिव है मेरे ख्याल से। उत्तम रसायन है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, व्याधि प्रतिकार क्षमता बढ़ाता है, कफ का नाश कर देगा, रक्त का जो प्रॉब्लम है, मतलब जो भी रक्त दूषित हो गया उसको ठीक ठाक करेगा, स्किन डिसीजेस अच्छे कर देगा, पित्त की उष्णता शरीर से निकाल देगा। तो इसीलिए ये त्वक दोष नाशक है। सभी प्रकार के स्किन डिसीजेस में ज्यादातर त्रिफला घनवटी रात को शाम को 2 गोलियां सोते समय लेने से फायदा हो जाएगा। त्रिजातक, उसमें ज्यादातर सुगंधी द्रव्य होते हैं, ये वातानुलोमक का काम करते हैं। त्वक का मतलब दालचीनी, पत्र का मतलब तेजपात, और एला का मतलब वेलदोड़ा, कार्डामोम। चतुर्जातक मतलब है त्वक, पत्रा, एला और नागकेशर। ये दोनों जो है त्रिजातक चतुर्जातक, ये दीपन एपेटाइजर हैं, अग्नि को बढ़ाएंगे, तीक्ष्ण उष्ण गुण के हैं। मरीच जो है वो रस विपाक में कटु है और उससे कफनाशन का काम होता है। वर्धमान मरीच रसायन, जब अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, हमें रेनी सीजन के पहले उनको वर्धमान मरीच रसायन के जो फॉर्मूले हैं वो बना देते हैं, रेसिपी बना देते हैं। पिप्पली जो है, जिसको कफ ज्यादा है उनके लिए मरीच है, जिसमें शरीर में वात और पित्त ज्यादा है उनके लिए पिप्पली रसायन भी है। मतलब वर्धमान परिच रसायन, मरीच रसायन भी एक है, और वर्धमान पिप्पली रसायन भी एक है। ये आर्द्र पिप्पली कफकारक होती है, शीत गुण की, स्निग्ध, मधुर और गुरु, सब कफ के गुण हैं। शुष्क पिप्पली कफनाशक है। दोनों में ये एमसीक्यू में आपको पूछा जाएगा कि आर्द्र पिप्पली का कफकारकत्व और शुष्क पिप्पली का कफनाशकत्व। आर्द्र पिप्पली शीत गुण की है, शुष्क पिप्पली उष्ण गुण की, अपोजिट। देखिए AIPGET एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए पिप्पली रस कटु, विपाक कटु, रसायन विधि बिना प्रयोग वर्जित है। शुंठी जो है वो कटु रस है, विपाक मधुर है, लघु स्निग्ध गुण है, दीपन एपेटाइजर है, वृक्ष सेक्सुअल पावर बढ़ाएगी, रुद्य वात कफनाशक और ग्राही भी होती है। उसके बाद आता है, ये देखिए अभी शुंठी हो गया हमारा। अभी हम बात करेंगे अगली चीज की। ये देखिए आर्द्रक, आर्द्रक का मतलब होता है जिंजर। ये स्थूलता वाले लोगों को, ओबेसिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। उससे श्वास, ब्रेथलेसनेस, कास, कफ, श्लीपद, एलिफेंटाइसिस और पीनस का मतलब साइनसाइटिस, इसका नाश हो जाएगा। अभी मैं 20 साल तक प्रदेश में काम करता था, तो ये फॉरेन कंट्रीज में इंग वास्तर बोलते हैं। मतलब ये आयुर्वेद जिस जिस लोगों ने सीखा है वो गरम गरम पानी उसमें ये उबाल लेते हैं आर्द्रक, तो उसके हुए बने हुए जो वाटर है, मेडिकेटेड वाटर, उसको जर्मन भाषा में इंग वास्तर कहते हैं। वास्तर का मतलब वाटर। चव्य पिप्पली मूल, ये रस विपाक में कटु है और कफग्न कार्य है। चित्रक एक अग्निरूप कहा जाता है, चित्रक को पर्याय शब्द अग्नि है। ये शोफ इडिमा कम करेगा। अर्श ड्राई पाइल्स में काम आ जाएगा, वेट पाइल्स में आ जाएगा। कुष्ठ, सब प्रकार के स्किन डिसीजेस, कृमिनाशक है, एंटीबैक्टीरियल उसकी एक्शन है। ये अभी पंचकोल चल रहा है, देखिए यहाँ पर पंचकोल में क्या है, पिप्पली, पिप्पली मूल, चौव्य चित्रक शुंठी, ठीक है। अभी आता है षडूषण। षडूषण का मतलब क्या हो जाता है, पंचकोल तो है ही, फिर उसमें जब मरीच आज ऐड हो जाएगा तो उसको बोलते हैं छह
कटु रस वाले, तीखा रस वाले जो सब्सटेंसेस है। पंचकोल को दीपनम परम, द बेस्ट फॉर एपेटाइजर, ऐसा बोला गया है। एपेटाइट बहुत बढ़ जाएगी पंचकोलासो लेने से। ठीक है, जैसे कि जॉन्डिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, कैंसर होता है, इसमें एनोरेक्सिया होता है, तो उसके लिए पंचकोलासो बेहतरीन है। बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल, तृण पंचमूल को संयुक्त रूप से पंच पंचमूल भी कहा जाता है। अभी देखिए, बिल्व पंचमूल में कौन से आते हैं? बिल्व, गंभारी, पाटला, उटनी और शोनाक। और लघु पंचमूल में छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी और गोक्षुर। ये जो बृहत और लघु पंचमूल मिलाकर दशमूल बन जाता है, और दशमूलारिष्ट एक बेहतरीन दवा है सब संधिवात के पेशेंट के लिए। ठीक है, तो ये बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल का रस कषाय तिक्त इसका, और इसका लघु पंचमूल का रस विपाक मधुर हो जाता है। बृहद पंचमूल का वीर्य उष्ण है, लघु पंचमूल का वीर्य अनुष्ण शीत है। बृहद पंचमूल कफवात वातनाशक है, और लघु पंचमूल सर्व दोष नाशक है। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल और तृण पंचमूल के नाम यहां पर दिए हैं। मध्यम पंचमूल में बला, पुनर्नवा, एरंड, माशपर्णी, मुद्गपर्णी। जीवन पंचमूल में शतावरी, ये बहुत फेमस है शतावरी। शतावरी कल्प तो जानते हैं, शुगर ग्रेन्यूल्स, दे आर वेरी बेस्ट टॉनिक अकॉर्डिंग टू मी फॉर वात पित्त प्रधान लोगों के लिए। काकोली, जीवंती, जीवक और ऋषभक। तृण पंचमूल में दर्भ, इख, कास, शर और शाली। तृण पंचमूल का ज्यादा इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है। ठीक है, मध्यम पंचमूल जो है वो वात कफ नाशक है और रेचन का काम करते हैं। जीवन पंचमूल जो है वात पित्त नाशक है, और वृक्ष सेक्स टॉनिक एंड चक्षुष बेस्ट आई टॉनिक। तृण पंचमूल पित्त शामक है, उष्णता कम हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 6। तो अन्न द्रव्य विज्ञानी, हम पूरे आयुर्वेद के हिसाब से ये अन्न द्रव्य का वर्गीकरण और उसके डिटेल्स हमने जान लिए हैं। आगे चलकर ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाते रहूंगा। तब तक किसी को भी पेड कंसल्टेशन चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, तो हमारे पास टीम मौजूद है, 10-15 डॉक्टर एकत्र मिलकर काम करते हैं, तो आप जरूर हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके आगे मैं बताऊंगा कि कृपा करके ये जो मेरा वीडियो होता है वो लाइक शेयर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटीमेशन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्रॉम प्रोफेसर देशपांडे। माय डियर फ्रेंड, आप सबकी सहायता के लिए बहुत